नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीपीएससी के लिए फुल मॉक टेस्ट नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 11 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, हम फुल मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के अनुपातिक क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी हर एक सब्जेक्ट का रिविजन जो है इनके जरिए होता जा रहा है। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करता है। देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा बहुत सारे पीडीएफ पिक्चर्स जो आपके रिवीजन में सहायक होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और ये कम्प्लीटली फ्री है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार के जो टेस्ट है या फिर आप कह सकते हैं स्टडी वीडियोस हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, जैसे हमने भी बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हमारे द्वारा देखिए इसी चैनल पर भविष्य में उपलब्ध होते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको देखिए अपनी तैयारी के मटेरियल के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। हमारे द्वारा आपको जो भी कंटेंट है, जो भी टेस्ट है, वो सब कुछ इन्हीं पेड ग्रुप्स पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट होते हैं, एक मेंटोरशिप थोड़ी सी हमारी तरफ से वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर पर कॉल कर जरूर एक बार जो है चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो देखिए उद्बोधन पत्रिका के बारे में है। पूछा गया है कि किसने उद्बोधन पत्रिका की स्थापना की थी और ये पत्रिका की स्थापना कब की गई थी। देखिए, ये ओनली बंगाली पब्लिकेशन है, यानी केवल ऐसा बंगाली भाषा का पब्लिकेशन जो रामकृष्ण मठ का ऑफिशियली माना जाता है। दरअसल जब ये पत्रिका 1899 में जो हमारे श्री स्वामी विवेकानंद हैं उनके द्वारा स्टार्ट की गई, तो इससे पहले भी वो कुछ पत्रिकाओं के साथ संबंधित थे, लेकिन उद्बोधन पत्रिका वो पहली पत्रिका है जो ऑफिशियली रामकृष्ण मठ की एक पत्रिका थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद और 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया था। देखिए, जो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में था। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तहजीब उल अखलाक, ये देखिए एक पत्रिका थी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसको जो है संपादित किया गया था। इंडियन ओपिनियन, ये भी एक समाचार पत्र था, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको संपादित किया गया था। और सोम प्रकाश, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह सत्र जहां पर पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था, ये कहाँ आयोजित हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, सत्र के बारे में मैं बात करूं इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। ये समय उस समय का है जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी और बंगाल विभाजन को लेकर एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के नेता थे, उसमें लाल बाल पाल यानी कि जो आपके लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे और साथ में जो तिलक थे, ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा फेमस थे। उस टाइम पे जनमानस पर इनकी ग्रिप भी अच्छी खासी थी। लेकिन दूसरी तरफ मॉडरेट्स थे, नरम दल के लोग थे, जिनका नाम ही बताता है कि वो नरम थे। वो नहीं चाहते थे कि स्ट्रगल का ये जो तरीका अपनाया गया है इसी को कंटिन्यू रखा जाए। वो दरअसल प्रार्थना, एप्लीकेशंस, ठीक है, बात मनवाना, इस तरह की चीजों में यकीन करते थे। तो हुआ क्या, जो गरम दल के नेता थे वो जो बॉयकॉट था, है ना, ये जो स्ट्रगल था बंगाल विभाजन वाला, इसको पूरे देश में लागू करना चाहते थे। लेकिन मॉडरेट्स इसके साथ देखिए वो एग्री नहीं करते थे। ठीक है,
तो फिर इन्होंने क्या किया, जब ये एक कांग्रेस अधिवेशन की बात होने लगी तो नरम दल के लोगों ने अपना थोड़ा सा ये ऊपर रखने के लिए हाथ, जो दादा भाई नेरोजी थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, इनको अध्यक्ष पद के लिए चूज कर लिया। दादा भाई नेरोजी के नाम पर गरम दल के लोग भी एग्री हो गए। ठीक है, अब देखिए ये एक जो सत्र हुआ, ये हुआ कब, 1906 में। बंगाल विभाजन की बात कब से शुरू हो गई थी, 1905 से। और ये हुआ कहाँ पर, ये हुआ कलकत्ता में। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस पास हुए। कौन कौन से हुए? पहला तो देखिए बंगाल विभाजन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई हम ये होने नहीं देंगे। दूसरा, सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए, स्वराज को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ। तीसरा, स्वदेशी को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ कि स्वदेशी को हम बढ़ावा देंगे। और चौथा देखिए बॉयकॉट को लेकर कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, इसको लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ। तो चूंकि स्वराज वर्ड यहीं पर आया, तो कलकत्ता का दादा भाई नेरोजी वाला 1906 का जो अधिवेशन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी उत्तर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी और ये सत्र कहाँ आयोजित किया गया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी है, ना कि महिला अध्यक्ष पहली पूछी है ना। महिला अध्यक्ष पहली तो कोई और हो सकती है। अच्छा, कौन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अच्छा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू रही थी। कब रही थी? 1925 का कानपुर जो अधिवेशन हुआ था वहां पर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1925 कानपुर अधिवेशन। पांचवा प्रश्न, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, द वैदिक हड़प्पन्स, भगवान सिंह, ये ठीक है। द इंडस सिविलाइजेशन, मार्टिमर व्हीलर, ये भी ठीक है। द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, बेदापुरी सुब्बाराव, ये भी ठीक है। उसके बाद द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, नयनजोत लाहिड़ी। क्योंकि यहाँ पर सभी बुक्स और उनके राइटर सही दिए गए हैं, तो प्रश्न का उत्तर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 1857 के जो विद्रोह के केंद्र थे और उनके नेता थे, इसके बारे में पूछा हुआ है। देखिए 1857 का विद्रोह इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की ये पहली संगठित अभिव्यक्ति थी। सभी भारतीय, लगभग सभी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उठ गए थे। हुआ ये सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने एक बड़े व्यापक लेवल पर जो है अपने स्वरूप को अख्तियार कर लिया। लॉर्ड कैनिंग इस टाइम पर गवर्नर जनरल थे और 1858 में वही फिर भारत के पहले वायसराय भी बने। ठीक है, ये कुछ जानकारियां थी। अब देखते हैं कौन कौन से इसके केंद्र थे। तो देखिए इलाहाबाद में लियाकत अली इसके नेता थे, सही बात है। बरेली की बात की जाए तो खान बहादुर, और दिल्ली की बात की जाए तो हम सबको पता है जनरल बख्त खां, और सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो शहीद हसन जो है इनके नेता थे। सही विकल्प पूछा गया है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। किस आयोग ने 1866-66 में उड़ीसा में आए अकाल का अध्ययन जो है किया था और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? देखिए बहुत सारे अकाल आयोग आए हैं, एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। पहली एक स्मिथ समिति आई थी जो कि करीब 1860-61 के आसपास आई थी, और इसने दिल्ली और जो उसके आसपास का क्षेत्र था उसमें अकाल के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद देखिए कैंपबेल आयोग आया था जो करीब 1866 से 66 के बीच था। इसने उड़ीसा के अकाल के बारे में अपनी रिपोर्ट जो है दी थी। इसके बाद देखिए स्ट्रेची आयोग आया था 1878 से 80 की बात मैं कर रही हूँ। इसने एक अकाल कोष बनाने के बारे में बात की थी। फिर देखिए जॉन बुहडेन आया था जिसने 1945 में जो अकाल आया था उसके बारे में बात की थी। अब क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा और 1866-66 दिया है तो हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कैंपबेल आयोग। ठीक है, जितने भी आयोग होते हैं चाहे वो पुलिस सुधार पे आए हैं, चाहे वो अकाल को लेकर आए हैं या फिर किसी अन्य बात को लेकर आए हैं, वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान पर बाहरी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था? देखिए उनका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1879 में एक एक्सटर्नल कंट्रोल जो है अफगानिस्तान पर स्टैब्लिश कर लिया था। तो बी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी और कब की थी? स्वदेश बांधव समिति का नाम ही देखिए बता देता है कि इसका क्या उद्देश्य रहा होगा। स्वदेशी, ये कहते थे कि स्वदेशी वस्तुओं की जो खपत है उसको हमें बढ़ाना है और जो विदेशी सामान है उनका हमें बॉयकॉट करना है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी ये अश्विनी कुमार दत्ता ने 1905 में की थी। तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रास बिहारी बोस ने
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना कब और कहाँ की थी? देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ध्यान रखिएगा, जापान में 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका सी, 1942 और जापान। फिर पूछा गया है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ, यानी कि किस विद्रोह से ये जो एरिया है संबंधित है? देखिए कोल विद्रोह हुआ था। दरअसल कोल जनजाति के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो भूमि थी जिस पर वन थे उसको साफ किया, उसको खेती के लायक तैयार किया और उन्होंने अपना एक एग्रीकल्चर का काम करना शुरू किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको उनके जो परंपरागत जंगल के जमीन के अधिकार होते थे धीरे धीरे उससे खदेड़ना शुरू कर दिया। सबसे बुरी बात उन्होंने ये की कि जो आदिवासियों की भूमि थी जिसको अपनी माँ मानते थे उसको उन्होंने गैर आदिवासियों को देना शुरू कर दिया। तो महाजनों से, ठीक है, इंस्पेक्टर से, इन सब से लोग परेशान हो गए और आखिरकार कोल जनजाति ने बुद्धू भगत और जोआ भगत के नेतृत्व में जो है विद्रोह कर दिया। इसका जो एरिया कहा जाता है वो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू था। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 से पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? देखिए हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में जो है पारित किया गया था। दरअसल एक चीज ध्यान रखिएगा, 1857 का जो भारतीय विद्रोह हुआ था उससे पहले ये अधिनियम पारित हो गया था। उससे भी पहले जो लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा इस अधिनियम को प्रिपेयर किया गया था और फाइनली पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा। क्योंकि यहाँ हमारे से पारित पूछा है तो लॉर्ड कैनिंग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। कुछ जो है चीजें बताई गई हैं, उनके ईयर दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 सही बात है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। क्योंकि यहाँ पर सभी सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ई आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, कौन सा युद्ध वो था बाबर द्वारा जहां पर जो है जिसमें अच्छा पूछा गया है एक्चुअली बाबर द्वारा कौन पराजित हुआ था? युद्ध का नाम प्रश्न में ही दिया हुआ है, इस बार युद्ध का नाम नहीं पूछा हुआ। पूछा गया है चंदेरी के युद्ध में बाबर द्वारा कौन पराजित हुआ था और ये युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए जो चंदेरी का युद्ध था ये 1528 में लड़ा गया था और बाबर ने जो मेदिनी राय थे उनको जो है हराया था। तो यहाँ से जो उत्तर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था और ये युद्ध कब लड़ा गया था? फेमस युद्ध है क्योंकि शेर शाह ने यहाँ पे हुमायूं को हराया था, इसका नाम है चौसा का युद्ध। और ये लड़ा कब गया था? ये 1539 में लड़ा गया था। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिक सेवाओं में सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? मैंने आपको भी बताया आयोग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अगर भारतीय नागरिक सेवाओं की यानी कि जो हमारी सिविल सर्विसेज है उनके बारे में अगर रिकमेंडेशन देने के लिए कोई आयोग, कोई कमीशन आया था तो उसका नाम था एचिंसन आयोग और ये आया था 1886 में। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था सप्रू समिति 1934 में। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिव्यू करने के लिए आया था। तो बी आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो देखिए 47वीं नेटिव जो इन्फेंट्री विद्रोह है ये हुआ है आपका 1824 में। अगर 34वीं की बात की जाए तो 1844 में हुआ है। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री की बात की जाए तो ये देखिए 1849 में हुआ है और 66वीं की बात की जाए तो ये 1850 में हुआ है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 47th नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह है ये सबसे पहला हुआ है। अच्छा ये कहाँ हुआ था? बैरकपुर में हुआ था। जो पहला अंग्रेजी और बर्मी वॉर हुआ था ना, जब विलियम एम हर्स्ट था, ठीक है, उस टाइम पे जो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था। याद रखिएगा ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद स्थापित किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 के लगभग एंड में जाके हुआ था। तो इनको देख लेते हैं। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 1875 में। ठीक है,
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ये 76 में हुई। उसके बाद जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ये 1885 में हुआ, लेकिन पहले था। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो 1884 में था। यहाँ से हमने देखा किसी की भी स्थापना कांग्रेस के बाद नहीं हुई है, तो इसलिए ई हो जाएगा। दरअसल इन सभी संगठनों से ही ये प्रेरणा मिली थी कि राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जहां पर आम आदमी का भी प्रतिनिधित्व हो, पूरे भारत के जो लीडर लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो। तो इन सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनको कांग्रेस के पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन ही माना जाता है, तो इनकी पहले ही स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां पूछा गया है किसने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था और किसने प्रकाश संवहन सिद्धांत का संवाहक सिद्धांत दिया था, यानी कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी थी। एक एक करके समझते हैं। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी क्या कहती है? देखिए जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उनका कहना ये था कि अंग्रेजों ने देश की गर्म होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन को भांप लिया है और अंग्रेजों को ये पता चल गया है कि दूसरा 1857 हो सकता है। इसीलिए अंग्रेजों ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां पर वो अपने अंदर का गुस्सा निकाल सके, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके और वो सीधे सीधे विद्रोह ना कर दे, वो बातचीत में ही उस प्लेटफॉर्म पर ही उलझ कर रह जाए। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को बनाकर दे दिया है। ये लाला लाजपत राय कहते थे। इसके रिएक्शन में या आप कह सकते हैं इसको अपोज करने के लिए जो ये था हमारा लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये आया था। ये किसने दिया था? ये जेके गोखले ने दिया था। इनका क्या कहना था? इनका कहना ये था कि देखिए भारतीयों को पता चल गया था कि एओ ह्यूम जो है वो एक बड़े ही क्या है, एनलाइटेड इम्पीरियलिस्ट है, यानी कि साम्राज्यवादी तो है लेकिन बहुत ज्यादा जागरूक है। और वो राष्ट्रवादियों का, नेशनलिस्ट का जो इस्तेमाल है वो ब्रिटिशर्स के लिए यूज करने के सोच रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको यूज कर लें, ये दिखा के कि हाँ हम आपकी बात मान रहे हैं लेकिन काम हम अपना निकाल लें। तो उन्होंने एयू ह्यूम के साथ फोर्स ज्वाइन की ताकि वो खुद को यूज ना होने दे, बल्कि एहो ह्यूम को यूज करके एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दें जो बाद में अंग्रेजों को चुनौती दे। अगर एहो ह्यूम की लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो अंग्रेज भी जो है हम पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम पर रोक नहीं लगाएंगे और कोई कांग्रेस की स्थापना में ज्यादा जो है नानुकुर नहीं करेगा। तो दोनों लोगों का मतलब एक ये सेंस निकल के आता है। लाला लाजपत राय कहते हैं अंग्रेजों ने हमको यूज किया और जेके गोखले कहते हैं कि हमने अंग्रेजों को यूज किया। यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना अच्छा रहता है ताकि प्रश्न अगर कॉन्सेप्ट के बेस पे आ जाए तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। 21वां क्वेश्चन है राजद्रोही सभा अधिनियम और विध्वंसक पदार्थ अधिनियम कब पारित किए गए थे? ठीक है, तो देखिए ये कब कब आए? राजद्रोही सभा अधिनियम और विध्वंसक, एक बार मैं इंग्लिश में आपको बता देती हूँ इनको क्या बोलते हैं। सीडियस मीटिंग एक्ट एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट कब जो है पास हुए थे? राजद्रोही सभा अधिनियम आया 1907 में और विध्वंसक पदार्थ अधिनियम जो आया ये आया 1908 में। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? ये सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कार्यालय गोपनीयता अधिनियम जिसको द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बोलते हैं और साथ में विश्वविद्यालय अधिनियम जिसको द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी बोलते हैं, ये देखिए सेम ईयर में पेश किए गए थे, एक ही साल में आए थे। आपको बताना है कौन सा वो साल था। तो देखिए ये साल था 1904 का। ठीक है, इस टाइम पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऐसी नीतियों को लागू किया जा रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ से जो भारतीयों के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा नियंत्रण ला रही थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि और राजपुर घाट की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किए गए थे 1793 में और राजपुर घाट की संधि पर किए गए थे 1806 में। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24वां प्रश्न, सही विकल्प का आपको चयन करना है। शासकों के नाम दिए गए हैं, उनके मूल नाम दिए गए हैं। बाबर को देखिए जहरुद्दीन ही कहा जाता था। हुमायूं को नसरुद्दीन कहा जाता था। ठीक है, मूल नाम वही था इनका। अकबर जलाउद्दीन के नाम से जाने जाते थे और औरंगजेब मुहिउद्दीन के नाम से जाना जाता था। यहाँ से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
किस मुगल शासक ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था और बीजापुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? दूसरे भाग को पहले समझते हैं। देखिए, बीजापुर की स्थापना हुई थी 1489 में। किसके द्वारा की गई थी? यूसुफ आदिल शाही के द्वारा की गई थी। इसीलिए इनका जो वंश है उसको आदिल शाही के नाम से जाना जाता है। फिर इस बीजापुर साम्राज्य को अपने मुगल राज्य में मिला लिया था औरंगजेब ने, और ये कर लिया था करीब 1686 में। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इमादी नरसिंह राय निम्नलिखित में से किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो देखिए, जो सालू राजवंश है उसके अंतिम शासक का नाम था इमादी नरसिंह राय, तो सालू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27वां, संत दिए गए हैं, उनकी जन्मस्थली दी गई है, आपको सही मैच करना है। रामानंद, तो देखिए काशी। दादू दयाल, अहमदाबाद सही है। गुरु गोविंद सिंह तो पटना, और माधवाचार्य तो उडुपी। क्योंकि सही पूछा गया है तो बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सरफुद्दीन यहया मनेरी इनमें से किस सिलसिले का प्रचारक था? तो देखिए, ये जो है फिरदौसी सिलसिले के प्रचारक थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसने दीवाने वकूफ विभाग की जो है शुरुआत की थी? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है इस विभाग की शुरुआत की थी। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गलत विकल्प आपको बताना है, सल्तनत प्रशासन से संबंधित है। बहलादार व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला, शहनाई बारगाह दरबार का निरीक्षक, मजलिस एक खलवत, इसको क्या बोलते थे? मंत्री परिषद। मजलिस एक खास बैठक का स्थान। क्योंकि यहाँ पर सभी सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, ई हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31वां क्वेश्चन। महाजनपद दिए गए हैं, उनकी राजधानियां दी गई हैं। अंग की राजधानी कौन सी थी? तो सबको पता है चंपा। वत्स तो कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी देखिए विराटनगर थी, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन ग्रंथ दिए गए हैं, उनके रचनाकार दिए गए हैं। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो देखिए भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, उसके बाद शाद्वा दत्त मंजरी ये किसने की थी? तो मल्ली सेन ने। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, और तत्वार्थ सूत्र की जो रचनाकार थे वो थे उमा स्वामी। तो यहाँ से उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 पूछा गया है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, देखिए जितने भी हमारे दर्शन हैं इनके प्रवर्तक कौन कौन थे? योग दर्शन हो, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो शंकराचार्य जी ने दिया था वेदांत दर्शन हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं न्याय दर्शन हो, मीमांसा दर्शन हो। इन सब के जो प्रवर्तक थे ना, इनके नेम आपको पता होने चाहिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मीमांसा दर्शन की, इसके प्रवर्तक थे महर्षि जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेद दिए गए हैं, उनके उपवेद दिए गए हैं, आपको जो है सही मैच करना है। ऋग्वेद का एक उपवेद क्या है? तो उसको बोला जाता है आयुर्वेद। सोमवेद का जो है उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी सही मैच नहीं है तो ये जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल उनकी अवस्थिति के बारे में बताया हुआ है, आपको जो है सही मैच करना है। मांडा कहाँ पर है? तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। आसान था, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुछ थर्मल पावर स्टेशन दिए हुए हैं, तो श्री शिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन ये मध्य प्रदेश में है। खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन ये महाराष्ट्र में है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन ये देखिए बिहार में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। रायचूर थर्मल पावर स्टेशन तो ये देखिए कर्नाटक में है। ठीक है, ये झारखंड में नहीं है, कर्नाटक में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स दिए गए हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो ये देखिए चेनाब नदी पर है, सही बात है। भाखड़ा नागल ये तो आसान है, सतलुज नदी पर है। श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये पेरियार नदी पर है। उत्तर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस क्षेत्र में पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? देखिए, जो पर्णपाती वन होते हैं जो एक मौसम में आने पर अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये अमेरिका में और यूरोप का पश्चिमी और मध्य वाला जो एरिया है, और
एशिया का जो पूर्वोत्तर एशिया वाला क्षेत्र है वहां पर मिलते हैं, जहाँ पर सर्दियों में ठंड होती है और गर्मियों में गर्मी होती है। इनके भारत का जैसा मौसम होता है कुछ इसी तरह का भारत में भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप देखिए पूर्वी यूरोप जो है, ईस्ट यूरोप जो है, जहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, यहाँ पर पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है चंदन, शीशम, महोगनी, बांस, ये जो वृक्ष है मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के बारे में पहले भी बताया था, उसी प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। कुछ जलप्रपात दिए गए हैं, कहाँ पर है बताना है। मीन मुट्टी जलप्रपात, ये देखिए वायनाड जिले में है, केरल में। बरकाना जलप्रपात, ये शिमोगा जिला कर्नाटका में है। वंतावंग जलप्रपात, ये शेरचिप जिला मिजोरम में है। और जोरांडा जलप्रपात तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ पर्वत शिखर दिए गए हैं, कुछ राज्य दिए गए हैं। अरमाकोंडा, तो ये देखिए तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद कांगटो अरुणाचल प्रदेश में ही है। सोमेश्वर फोर्ट ये बिहार में ही है। और बेलाडेला रेंज छत्तीसगढ़ में ही है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। हरियाणा मोरनी पहाड़ियां, सही बात है। झारखंड पारसनाथ की पहाड़ियां, ये भी ठीक है। त्रिपुरा में जम्पुई की पहाड़ियां है, ठीक है। जो धनजोरी की पहाड़ियां है ये देखिए झारखंड में है, ना कि छत्तीसगढ़ में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। जो पेंसिला दर्रा है, हम पहले के क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है, सी उत्तर हो जाएगा। बराकर नदी और कोन्नार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए जो दामोदर नदी है उसकी ट्राइब्यूटरीज है, नाम क्या क्या है, बराकर नदी और कोन्नार नदी। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि दामोदर नदी ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गोबी मरुस्थल किन दो देशों से घिरा हुआ है। देखिए गोबी मरुस्थल हमको ये तो पता है चाइना में कहीं पड़ता है, किन दो देशों से घिरा हुआ है, तो चीन और मंगोलिया, ये इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ देश दिए गए हैं, उनकी मुद्राएं दी गई हैं, आपको मैच करना है। बोत्सवाना की मुद्रा है पुला, ठीक है। बुल्गारिया की देखिए लेव है। साइप्रस की अगर मैं बात करूं तो यूरो ही वहां पर चलता है। जॉर्जिया में देखिए लारी चलता है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47, राज्य दिए गए हैं और कोयला का क्षेत्र दिया गया। कोयला क्षेत्र नजीरा कहाँ पर है, असम में है, सही बात है। दारंगिरी कहाँ पर है, ये मेघालय में है, ठीक है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में। तलचर देखिए उड़ीसा में है, ना कि झारखंड में। तलचर कहाँ पर है, उड़ीसा में, डी इसका आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ बाघ अभ्यारण्य, इनके टाइगर रिजर्व्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बोर बाघ अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में ही है। डंपा बाघ अभ्यारण्य ये देखिए मिजोरम में है, ना कि असम में, ये गलत हो जाएगा। और सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ से देखिए सी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डंपा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये मिजोरम में है। फिर देखिए कुछ आपको राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए कर्नाटक में नहीं केरल में है। कहाँ पर है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल में है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। इंद्रावती देखिए छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 50 प्रश्न की बात करते हैं, कुछ दिवस दिए गए हैं कब वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, ठीक है। डाटा संरक्षण दिवस, डाटा प्रोटेक्शन डे, ये 28 जनवरी को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है, एक दिन ज्यादा दिया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सिस डे, तो ये देखिए 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। केवल ये अलग है क्योंकि जो डाटा सुरक्षा दिवस है, जिसको डाटा प्रोटेक्शन डे भी कहेंगे या डाटा संरक्षण दिवस भी कह सकते हैं, ये देखिए 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 51 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। सब दिए गए हैं और राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश मोनपा महोत्सव, ये मैच बिल्कुल ठीक है। बहु मेला ये देखिए जम्मू कश्मीर में होता है, सही बात है। उसके बाद साजिबू चिरिया ओबा महोत्सव ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ठीक है। सागा दावा महोत्सव ये देखिए असम में नहीं होता, ये सिक्किम में होता है, यही हमारा गलत विकल्प है, तो आंसर यही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सागा दावा महोत्सव कहाँ होता है, सिक्किम में होता है।
इसके बाद देखिए पूछा गया पोंगल महोत्सव किस महीने में होता है, ओणम महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए पोंगल होता है जनवरी में और ओणम जो होता है ये अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ जनजातियां दी गई हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस राज्य की, ये पूछा गया है। जारवा जनजाति, लघु अंडमान, ये सही है। नेकदा जनजाति, नेकदा जनजाति देखिए गोवा से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भूटिया जनजाति की तो ये सिक्किम से बिलोंग करती है, और चीचू जनजाति देखिए तेलंगाना में रहती है। सही विकल्प पूछा गया है, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनके सामने मंत्रालय दिए गए हैं, आपको जो है गलत विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्त मंत्रालय, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्त मंत्रालय, ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक योजना है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए गलत विकल्प आपका क्या है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विषम विकल्प का देखिए आपको चयन यहाँ पर करना है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ये कब से शुरू हुआ, तो देखिए ये शुरू हुआ 15 अगस्त 2020 से। डिजिटल हेल्थ मिशन, ये तो हम नाम से भी पता कर सकते हैं ना कि 2014 में तो नहीं आया होगा, थोड़ा नया सा लग रहा है, क्योंकि डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर रही है, डिजिटलाइजेशन पे अभी हाल के कुछ सालों में जो है गवर्नमेंट का फोकस बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नमामि गंगे योजना जून 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, और राष्ट्रीय बाल स्वच्छता योजना 14 नवंबर 2014। बाकी सब ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दिए गए हैं, मेजबान देश कौन थे वो दिए गए हैं। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 11वां कहाँ हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था। 12वां कहाँ पर हुआ था, तो देखिए रूस में हुआ था, जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में है। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो 13वां ब्रिक्स समिट है, उसको देखिए भारत ने उसको मेजबान किया था। तो सही पूछा गया है, तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पूछा गया है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित नहीं है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, चारों का ही जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा चारों ही स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। ये उत्तर हो जाएगा। कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, 58 क्वेश्चन है। देखिए जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है, ये जो है ये दरअसल हमारी वर्ल्ड एंड जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन है, उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये तीनों ही हमारी आईएलओ के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ समितियां दी गई हैं, आपको जो है सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो देखिए लंबी अवधि की खाद्य नीति तैयार करना, अभिजीत सेन समिति, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद लघु उद्योग और व्यापार नीति में सुधार, ये देखिए आबिद हुसैन समिति ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद मौद्रिक नीति चक्रवर्ती समिति ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी। और विनिवेश की बात करें तो जीवी रामकृष्ण समिति ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी। सही क्या है, सी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। अगेन कुछ समितियां दी गई हैं आपको, ठीक है। तो देखिए के संथानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाए, ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। शिवरमन समिति ने देखिए नाबार्ड की स्थापना के बारे में रिकमेंडेशन दी थी। बलवंत राय मेहता समिति तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में रिकमेंडेशन थी। और राधा कृष्ण आयोग तो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, जो हमारा यूजीसी है, उसके स्टैब्लिशमेंट के लिए रिकमेंडेशन दी थी। तो डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, 371 जे। आसान था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसने 1962 में न्याय पंचायतों पर गठित एक अध्ययन दल की अध्यक्षता की थी। देखिए 1962 में जो GR गोपाल थे, GR राजगोपाल, उन्होंने न्याय पंचायतों पर गठित एक अध्ययन दल पर जो है आप कहते हैं अध्यक्षता दी थी। तो GR राजगोपाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
कि जो एक नीचे वाक्य दिया गया है ये किस विकल्प से संबंधित है। न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। द न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज ए सेपरेट बॉडीज फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट पंचायत। तो ये देखिए अशोक मेहता समिति ने ये कहा था, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशंस में से एक था ये। उसके बाद देखिए पूछा गया है कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या क्या आता है, तो सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम, ये सारा 11वीं में आता है। लेकिन अगर देखिए बात की जाए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना, तो ये 12वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से दो पूर्वोत्तर राज्यों में एक ही शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका है, यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, कौन से दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक ही म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा मेघालय और मिजोरम, दोनों में एक ही जो है म्यूनिसिपैलिटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेघालय और मिजोरम, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किसने 1985-88 के दौरान नगरीकरण पर गठित एक राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की थी। ये थे सीएम कोरिया। ठीक है, ये सब तो प्रश्न देखिए फैक्ट ही है, ध्यान ही आपको रखने पड़ेंगे। तो देखिए किस राज्य में पंचायती राज संस्था ग्राम पंचायत नहीं बनाई जाती, यानी कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से जो ग्राम पंचायत है वो कहाँ पर नहीं मिलता है। तो देखिए असम में नहीं मिलता है क्योंकि असम में गोवन पंचायत है। ठीक है, उसके बाद अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें देखिए ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और जिला परिषद मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ग्राम पंचायत, अंचल समिति और जिला परिषद मिलती है। बिहार की बात की जाए तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इसमें मिलता है। असम की अगर मैं बात करूं तो इसमें गोवन पंचायत और आंचलिक पंचायत और जिला परिषद मिलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालयों की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 226 और 227, ये जो मामला आया था ये किसके अंतर्गत देखिए आया था, एल चंद्र कुमार मामला 1997 में जो था, इसमें दरअसल उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत जो पावर है इस पर जो है बात उठी थी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, एल चंद्र कुमार मामला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कौन से दो राज्य महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं और इस महाधिकरण की जो स्थापना हुई थी 2018 में हुई थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता। देखिए जो हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक चारों आर्टिकल्स आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए चारों ही दिए गए हैं, तो हमारा उत्तर ई हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 चारों ही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो देखिए जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होती है ना, ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है संविधान के विभिन्न भागों से संबंधित। निर्वाचन देखिए भाग 15 में है ना कि 16 में, किसमें है, निर्वाचन भाग 15 में। उसके बाद देखिए संविधान संशोधन ये भाग 20 में है। आपातकालीन प्रावधान ये भाग 18 में है और पंचायतें भाग 9 में है। सही हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 74 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना, सही बात है। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर से आर्टिकल नंबर 156 रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से आर्टिकल 155 रिलेटेड है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से आर्टिकल 165 रिलेटेड है। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से आर्टिकल नंबर 177 रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है, ई हमारा उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और भारत के महान्यायवादी से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आर्टिकल 124A अनुच्छेद 124 क्या है, और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 यानी कि 76। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर 76वां। ठीक है, किस चीज से क्या होता है ये आपको, किसकी खोज किसने की थी ये आपसे पूछा गया। बैरोमीटर, तो इन्वेंजेलिस्टा, आई एम सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, इन्वेंजेलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है ये सही है। उसके बाद रक्त समूह तो हमें पता है कार्ल लेंस्टीनर ये थे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की अगर बात की जाए तो सर जेम्स यंग सिम्पसन, और हीलियम की बात की जाए तो जूल्स जॉनसन। तो उत्तर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस कांच के निर्माण जो है उसमें सिलिका, पोटेशियम के ऑक्साइड और बोरियम के ऑक्साइड का संयोजन किया जाता है। हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, ये क्राउन कांच है। फिर देखिए पूछा गया है कि कौन सा कांच को जो है नींबू जैसा पीला रंग देता है, ये देखिए कैडमियम सल्फाइड देता है। ठीक है, फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। फिर पूछा गया है कौन सा खनिज घाव भरने में सहायक होता है, मजबूत हड्डियों के निर्माण में भी सहायक होता है, ये देखिए जिंक होता है। ठीक है, हर प्रकार का प्रोटीन, हर प्रकार का विटामिन, हर प्रकार का न्यूट्रिएंट, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। किसी एक भी चीज का डिसबैलेंस होने पे हमें समस्या जो है फेस करनी पड़ती है। 80 क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। फास्फोरस शरीर को ऊर्जा के भंडारण और उपयोग में मदद करता है, सही बात है। सल्फर आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, ये भी ठीक है, प्रोटेक्ट करता है सेल्स को डैमेज से। मैग्नीशियम स्वस्थ हड्डियों के लिए संरचना प्रदान करता है, स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी बोन्स देता है, सही बात है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है ये देखिए सोडियम नहीं कॉपर के द्वारा होता है। ठीक है, तो यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या चीज किसके द्वारा होती है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। शोल्डर धातु का प्रयोग देखिए विद्युत तार बनाने में होता है। ड्यूरालुमिन का प्रयोग जहाजों के निर्माण में होता है। बेल धातु मूर्तियों के निर्माण में काम आती है। स्टर्लिंग सिल्वर चिकित्सा उपकरण बनाने में काम आती है। क्योंकि सभी सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि जो मिश्र धातु है ड्यूरालुमिन है ना, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे कम मात्रा ली जाती है। देखिए ड्यूरालुमिन की कंपोजिशन क्या होती है, एल्युमिनियम लगभग 94% होती है, कॉपर लगभग 3% होता है, मैग्नीशियम लगभग 2% होता है, मैग्नीज केवल 1% होता है। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की गई है, धातु और उनके अयस्क दिए गए हैं। एल्युमिनियम कहाँ से, तो बॉक्साइट से, आसान है। लेड कहाँ से, गैलेना से। मरकरी कहाँ से मिलता है, तो सिनेबार से मिलता है। और जिंक देखिए स्फ्लेलाइट से ही मिलता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। साइंटिफिक नेम आपको दिए गए, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सही बात है। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ये भी ठीक बात है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी ठीक बात है। पर्ल ऐश ये देखिए पोटेशियम कार्बोनेट होता है, ना कि पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है, पर्ल ऐश पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कार्बोनेशन का प्रयोग किस लिए होता है, देखिए कार्बोनेशन का जो प्रयोग होता है मेकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, यानी कि शीतल पेय बनाने में। किण्वन की प्रक्रिया देखिए अल्कोहल शराब बनाने में काम आती है। विद्युत अपघटन कुछ धातुओं का शुद्ध रूप से उत्पादन में देखिए काम आता है, ये ठीक है। वल्नीकरण जिसको वल्कनाइजेशन भी बोलते हैं, ये देखिए टायर जो होते हैं ना आपके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही विकल्प है। फिर जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए जिंक फॉस्फाइड जो है इसका प्रयोग तो किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में, यानी कि जो आपके रोडेंटिसाइड्स होते हैं रोडेंट्स को मारने के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आपका दूसरा जो होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड देखिए सनस्क्रीन लोशन जो हम लगाते हैं ना गर्मियों में उसमें मिलता है। इसके अलावा सिगरेट के फिल्टर में ये होता है और सिरेमिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो जिंक ऑक्साइड में और जिंक फॉस्फाइड में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भौतिक मात्राएं दी गई है और मापन की इकाइयां दी गई है। दबाव की इकाई पास्कल, सही बात है। विभवांतर की इकाई देखिए वोल्ट है, ये तो आसान है। चुंबकीय फ्लक्स तो वेबर, और प्रेरकत्व जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, हेनरी, ये भी ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक मील में कितने फीट होते हैं और एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर तेल होता है। देखिए एक मील में 5280 फीट होते हैं। अगर एक बैरल तेल की बात की जाए तो इसमें 158.99 लीटर होता है। बस 159 होने से 0.1 लीटर की ही कमी होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 159 राउंड फिगर दी गई है तो ये सही हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये 158.99 है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। ऑक्सेलिसिक एसिड ये किस में मिलता है, पालक में। लॉरिक एसिड ये देखिए नारियल के तेल में होता है। मैलिक एसिड खट्टे सेबों में मिलता है। और इरोसिक एसिड देखिए सरसों के तेल में मिलता है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गलत विकल्प का इस बार आपको चयन करना है। नाइट्रिक एसिड उर्वरकों के उत्पादन में, सही बात है। सल्फ्यूरिक एसिड लेड एसिड बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक बात है। कार्बोनिक एसिड शीतल पेय बनाने में, ठीक बात है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में, ये भी ठीक है। बेरोलीन हम लगाते हैं ना, तो उसी से थोड़ा याद रख सकते हैं कि बोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्योंकि सभी ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। द्रवों का घनत्व मापने वाला यंत्र, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है। देखिए ये हाइग्रोमीटर नहीं है, हाइड्रोमीटर है। द्रवों को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो है ना, जल बोलते हैं ना, हाइड्रेशन। तो उससे याद रखिएगा कि द्रवों का घनत्व यानी कि हाइड्रोमीटर। पौधों में जो है वृद्धि को मापने के लिए उपकरण क्रेस्कोग्राफी होता है, विकिरण की तीव्रता को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, वो रेडियोग्राफ होता है। शरीर की सॉरी शरीर की गुहा की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, यानी कि जो एग्जामिन करता है कैविटी ऑफ बॉडी, ये हमारा एंडोस्कोप होता है, ये भी ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे कम गलनांक और क्वथनांक वाला तत्व, ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि मेल्टिंग पॉइंट्स और ये, या फिर आप कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो एलिमेंट विद लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है हीलियम, यानी कि सबसे कम गलनांक और क्वथनांक वाला जो तत्व है वो है हीलियम। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है देखिए कार्बन। सबसे अधिक क्वथनांक वाला तत्व है देखिए टंगस्टन, ठीक है, बल्ब में यूज होता है ना, इसी वजह से। सबसे अधिक घनत्व वाला जो तत्व है, डेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है, वो है ऑस्मियम। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप 17 मीटर तक हैं तो जो है आपको प्रतिध्वनि यानी कि जो आपका इको होता है उसको आप सुन सकते हैं। 17 मीटर आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया कौन सी गैस गोबर गैस में नहीं मिलती है। तो देखिए मीथेन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन भी होती है, बट नाइट्रोजन नहीं होती, यही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा गलत विकल्प आपको बताना, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, सही बात है। और सबसे भारी गैस कौन सी होती है, ये देखिए रेडॉन होती है। आंसू गैस अमोनिया, ये भी ठीक है। सबसे भारी गैस मैंने आपको अभी बताया रेडॉन होती है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प पूछा गया है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर इसका क्या है, रेडॉन है। गलत विकल्प आपको बताना है, ठीक है। फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड देखिए विटामिन B9 होता है, ठीक है। तो विटामिन B9 क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। थाइमिन विटामिन B1, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, बायोटिन विटामिन E, ठीक है। सॉरी, विटामिन को टोकोफेरॉल ही बोलते हैं, बायोटिन होता है विटामिन B7। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो उत्तर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, गलत पूछा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि देखिए कौन सा संक्रामक रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, क्या क्या होता है, सिफिलिस, काली खांसी, डिप्थीरिया। लेकिन जो खसरा होती है ना, मीजल्स जो होते हैं, ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, है ना। यानी कि जो हमारा खसरा है ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रोग दिए गए किसकी कमी से होते हैं, ये पूछा है। ऑस्टियोपेरेसिस, ये देखिए कैल्शियम की कमी से होता है। क्वाशिक्योकोर, ये देखिए प्रोटीन की कमी से होता है। जीरोफिथेल्मिया, ठीक है, जीरोफिथेल्मिया ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। पेलाग्रा देखिए नियासिन की वजह से होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रोग दिए हैं उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ये सामने दिया हुआ है। ट्रेकोमा से देखिए आंखें प्रभावित होती हैं, सही बात है। रिकेटस से हड्डियां प्रभावित होती हैं। टाइफॉइड से देखिए हमारे जो है आंत प्रभावित होती है। और घेंगा से थायराइड की ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कन्वेंशन सबसे पहले लागू किया गया था? स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये आया 2004 में। जैव विविधता पर कन्वेंशन, ये 1993 में आ गया, इनके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बॉन कन्वेंशन, ये 1983 में आ गया, और वियना कन्वेंशन, ये 1988 में आया। ठीक है, अब यहाँ से आपको आंसर निकल जाएगा, कौन सा आपका आंसर है? सी आपका आंसर हो जाएगा, बॉन कन्वेंशन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये हमारे बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो देखिए, जो हमारी ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है, इसकी वजह से बिहार जो है देश में छठे स्थान पर है। और अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो ये बिहार में जो है ये 25.42% है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 102 प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है, यानी कि सेक्स रेशियो कितना है, और इस अनुपात के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान में? देखिए, ये है 918, और जो इस मामले में देखा जाए तो बिहार देखिए 25वें स्थान पर है। आंसर हमारा यहाँ से कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बात करते हैं कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वाले 4 जिले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा नहीं आता है? तो पूर्वी चंपारण नहीं आता है, यही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिले कौन कौन से हैं? लखीसराय, उसके बाद अरवल, देन शिवहर, देन शेखपुरा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जहानाबाद नहीं आता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है जो होली पर्व के टाइम पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है? यह है जोगिड़ा नृत्य। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, होली पे एक गाना बड़ा फेमस होता है ना, जोगिरा सारा रारा, तो वहां से भी जोगिड़ा नृत्य आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, याद हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा नृत्य जो है भाई बहन से संबंधित एक लोक नाट्य त्योहार है। यह है देखिए सामा चकेवा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा मेला हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर बांका जिले के मंदार पहाड़ियों पर आयोजित किया जाता है? देखिए, पहाड़ियों का नाम ही है मंदार, और ऑप्शन में भी मंदार मेला है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मैंने देखिए पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें एक बिहार का रफ मैप ड्रॉ करके आपको थोड़ा सी चीजें समझाने की ट्राई की थी। ये सारे क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड होते हैं। बिहार का मैप आप लगातार देखा कीजिए, उससे धीरे धीरे देखते देखते आपका जो है तैयार हो जाएगा, प्रश्न आप फिर सही करने लगेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल से बॉर्डर करते हैं कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। नवादा नहीं होता है, यही हमारा आंसर है। फिर देखिए, बजट से पूछा गया है कि बजट 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग को सबसे कम राशि आवंटित की गई है? तो देखिए, ग्रामीण निर्माण विभाग को करीब 7,300 की राशि जो है करोड़ में आवंटित की गई है। स्वास्थ्य विभाग करीब 7,000 हो जाएगा। सड़क निर्माण विभाग करीब 4,400 है। राष्ट्रीय विकास और आवास विभाग ये करीब 4,000 है। तो देखिए, यही जो है इसको सबसे कम राशि आवंटित की गई है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, इसके अंतर्गत जो 20 से 25 साल की आयु के बेरोजगार युवा है उनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं? देखिए, इस योजना के अंतर्गत इन बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 सालों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह जो है प्रदान किया जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट भी एक योजना के बारे में प्रश्न है, पूछा गया है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। इस योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण जो है दिया जा रहा है? तो देखिए, 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बिहार बजट 21-22 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितनी पंचायतों को बोला गया है कि वो खुले में शौच मुक्त है, यानी कि वो क्या है, ओपन डिफेक्शन फ्री हो गई हैं? तो ये इन्होंने करीब जो संख्या बताई है, ये बताइए 8,386। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
फिर एक योजना के बारे में प्रश्न है कि कौन सा जिला बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना, बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग स्कीम, इसके तहत नहीं है। 5 जिलों में ये योजना चल रही है, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। और इन 5 जिलों के अंतर करीब 96 सब्जी उत्पादक समितियां जो हैं उनको पंजीकरण किया जा चुका है, क्योंकि चालू ही है तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बिहार बजट 21-22 के अनुसार सभी के लिए आवास जो शहरी योजना है, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के जो आवास विहीन परिवार है उनको कम से कम कितने वर्ग मीटर का पक्का आवास जो है दिया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कम से कम 30 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 30 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगेन एक योजना के बारे में क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक लगभग कितने प्रशिक्षुओं को मूल्यांकन और प्रमाणन दिया जा चुका है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितने ट्रेनीज को इवेलुएट किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है, कौन सी योजना के अंतर्गत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULMB इसको बोलते हैं। तो ये आंकड़ा है करीब 24,449। ठीक है, यानी कि आपका 24,449। तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। अच्छा, बी एक्चुअली दिया गया है कि राउंड फिगर में अगर संख्या यहाँ पर बताई गई है तो 24,400 हो जाएगा। हालांकि देखिए मेरे पास जो जानकारी है इसका सही आंकड़ा है करीब 24,449। ठीक है, तो अगर आप राउंड फिगर में मानना चाहे तो ये हो सकता है, अगर आप सही फिगर मानना चाहे तो मेरे हिसाब से इसका जो है ई आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पटना मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है, इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए जो मेट्रो ये पटना वाली है इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 रखा गया है। ठीक है, हम पटना के संदर्भ में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कौन से जिले में गोगाबेल झील को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व कंप्यूटर रिजर्व घोषित किया गया है। ये देखिए कटिहार जिले में है। और ये बिहार का कौन सा संरक्षित कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये देखिए 15वां ऐसा एरिया है बिहार का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बिहार बजट भाषण में उल्लेखित हर घर नल का जल योजना, इसके अंतर्गत लगभग कितने परिवारों को स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जा रहा है। लगभग 80% परिवारों को जो है कवर किया जा रहा है। ए आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र, इसमें कितना योगदान है। सर्वे के अकॉर्डिंग आपको डाटा बताना है। एग्रीकल्चर 20%, मैन्युफैक्चरिंग 20%, सेवा क्षेत्र 60%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आपको ये दिया हुआ है, जी नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 120वां क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है। 21-22 की हम बात कर रहे हैं, 22,511 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में दो देशों की नौसेनाओं के बीच में वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 के लिए भारतीय नौसेना का जो जहाज था तबर पोर्ट्समाउथ पहुंचा। कौन कौन सी नौसेना है, तो भारत की क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। दूसरी कौन सी, ब्रिटेन की नौसेना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है। तो कहाँ का देवबंद है ये, तो यूपी का देवबंद है, सही बात है, लेकिन सहारनपुर का देवबंद है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए CDS जनरल, उनका नाम पूछा गया है और इनके बारे में तो प्रश्न वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुखद सूचना के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो CDS जनरल हैं उनको लेखक मेजर जनरल लाजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी पुनिया द्वारा एक बुक भेंट की गई जिसका नाम है ऑपरेशन खुकरी। तो CDS जनरल का क्या नाम है, तो विपिन रावत। हम सबको इसका उत्तर पता है। 123वां प्रश्न था ये। 124वें की बात करते हैं, कौन सा राज्य स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत में। तो देखिए आपको जानकर थोड़ा सा अचंभा होगा, उड़ीसा ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड में काफी काम कर लिया है और ये पहला राज्य बन गया जिन्होंने इसको इश्यू किया है, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप का 2021 संस्करण केन्या के किस शहर में शुरू हो गया है, केन्या के नैरोबी में। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP विकास दर कितनी % रहने का अनुमान लगाया है। देखिए इंडिया रेटिंग्स ने लगाया है 9.4%, ये नहीं दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 126वां क्वेश्चन,
हाल ही में किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो ये किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कोविहोन नामक कोविड आरएनए परीक्षण किट जो है विकसित की गई है? ये की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता जीती है? तो ये देखिए मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद। उसके बाद पूछा गया संपत्ति सलाहकार कोलियर्स, इन्होंने किसको भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए रमेश नायर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एशिया के प्रबंध निदेशक बाजार विकास द्वारा नियुक्त जो है किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है, ये बताना है। और 11वें राउंड में उनको कितने अंक हासिल हुए थे? वंतिका अग्रवाल ने खिताब जीता है और 11वें राउंड में उनको 9.5 जो है मार्क्स मिले थे। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के 3 सबसे बड़े निजी ऋणदाताओं ने ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी ली है। यानी कि 3 इंडिया के बिगेस्ट प्राइवेट लैंडर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली टेकन किए स्टेक्स इन ब्लॉकचेन फिनटेक जिसका नाम है IBBIC प्राइवेट लिमिटेड। कौन कौन से वो बैंक हैं, आपको अगर ये पता हो तो आप इसका उत्तर दे पाओगे कि कौन सा बैंक उनमें से एक नहीं है। तो देखिए 3 वो बड़े बैंक है, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन से वाला IDBI बैंक नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का जो है कौन सा संस्करण 30 और 31 जुलाई को किस एरिया में जो है आयोजित किया गया? देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30-31 जुलाई को हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सरकार के उद्योग विभाग और राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। तो कहाँ की सरकार ने? राजस्थान सरकार ने। और कहाँ का राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम था? तो राजस्थान का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के CK रंगनाथ को 1 साल की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंध संघ का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। फिर पूछा गया है एक देश है उन्होंने हवानसोंग 8 नाम की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये देखिए काम उत्तर कोरिया करता रहता है, उसने फिर से ही किया है। तो प्रश्न हो जाएगा हमारा सी, CK रंगनाथ और उत्तर कोरिया। फिर पूछा गया है कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थस्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम कर दिए हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो लोहित नदी है ना, उसकी जो नीचे वाली रीच है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेटू जो है वहां पर, उसमें एक हिंदू तीर्थस्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम करती है। आंसर क्या हो जाएगा? लोहित नदी। इसके बाद बात करते हैं 135 क्वेश्चन की। पूछा गया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। तो किन्होंने किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में जापान का नया प्रधानमंत्री किनको चुना गया है? तो ये देखिए जो पहले पूर्व विदेश मंत्री थे जापान के फुमियो किशिदा, उनको जो है अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है। किशिदा एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराकर जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा? फुमिया किशिदा और तारो कोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एप्पल के एक सह संस्थापक हैं, उन्होंने प्राइवेट स्पेस नामक नया स्पेस स्टार्टअप जो है लॉन्च किया है। एप्पल का सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये देखिए आपको बताना है क्या नाम है इनका, ये है स्टीव वोजनियाक। ठीक है, स्टीव वोजनियाक। फिर पूछा गया हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है? ये देखिए 26 से 29 सितंबर में कोलकाता में किया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा।
138 की बात करते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हिमाचल जिले में जो लाहौल और स्पीति जिला है वहां पर जो काजा गांव पड़ता है, वहां पर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर एक दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है स्टैब्लिश किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौल और स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली वार्ता की मेजबानी किससे की थी? तो ये देखिए, यूनाइटेड किंगडम के साथ उन्होंने की थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ के पूर्व राज्यपाल और पुलिस आयुक्त युद्धवीर सिंह दडवाल का निधन हो गया है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली के पुलिस आयुक्त ये रहे थे युद्धवीर सिंह दडवाल, इनका जो है निधन हो गया है। ए यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मैथ्स के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, इनको आपको हल करना है। उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। 141 का आंसर है सी। उसके बाद 142 की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। 143 की बात की जाए तो 143 का 4 दिन ए आंसर हो जाएगा। 144 की बात करते 120 ग्राम 20 का आंसर हो जाएगा। 145 की अगर बात की जाए तो 3/5 यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। 146 की अगर बात की जाए तो देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा 12 साल, ठीक है, और 12 ईयर, यानी कि मतलब 12 साल और 12 ईयर नहीं, 12 साल या फिर 12 ईयर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया है। 147 इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि 4 हो जाएगा। 148 के अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा बी। 149 की बात करें तो 25% बी इसका आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न 150 इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा और सही आंसर इसका होगा 46। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराते हुए चलूँ, और जो इतने भी फैक्ट्स हैं वो तो देखिए याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है मैं इस तरीके से बताऊं ताकि फैक्ट्स आपको याद हो जाए। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस को रिवाइज जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक अलग ही पुश की तरह काम करता है और ये मोटिवेट करता है हम लोगों को आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और पढ़ाई करते रहिए।